जय हिंद साथियों, आज हम आप लोग को करेंट अफेयर का महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कराएंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस है। जैसे आपका देखिए ये है भारत का नया संसद भवन, तो यहाँ से अभी आपका क्वेश्चन बनने का बहुत अधिक चांस है। और आपका जो ट्रेंडिंग टॉपिक है जैसे आपका है कि बिहार में जो जातिगत आधारित जनगणना हुआ है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हम आज कवर करेंगे। और जो अभी आपका इजराइल हमास युद्ध है, यहाँ से भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। और भी आपका टॉपिक है जैसे आपका है नोबेल पुरस्कार 2023, ये भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी हम कवर करेंगे। और देखिए आपका ये टॉपिक है 19वीं एशियाई खेल, जो आपका एशियाई खेल हुआ है और पैरा और एशियाई खेल हुआ है, ये दोनों को हम कवर करेंगे। ये सभी आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने का बहुत चांस है, तो आप ध्यान से समझिएगा और ध्यान से आप उसको रीडिंग कीजिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना है। देखिए आपका यह है भारत का नया संसद भवन। देखिए भारत का नया संसद भवन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। ये डेट ध्यान रखिए कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ है, तो 28 मई 2023 को हुआ है। और याद रखिए कि 10 दिसंबर 2020 को इस नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। तो याद रखिएगा कि इसका आधारशिला कब रखा गया था, तो 10 दिसंबर 2020 को इसका आधारशिला रखा गया था, जिसका उद्घाटन किया है 28 मई 2023 को। तो ये दोनों डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है, दोनों डेट पर आप ध्यान रखिएगा। फिर आपके यहाँ आगे पॉइंट है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, नए संसद भवन के उद्घाटन के समय 75 रुपये का नए सिक्का जारी किया गया था। फिर आप ध्यान रखिएगा कि भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, ये भी महत्वपूर्ण है कि किस परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया है। तो याद रखिएगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आपका पॉइंट है कि आर्किटेक्ट बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन तो आ गया है कि यानी बिमल पटेल द्वारा यानी बनाया गया है नए संसद भवन का, यानी इसका मेन आर्किटेक्ट कौन था, तो बिमल पटेल था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया है कि नए संसद भवन का वास्तुकार कौन थे, तो ये थे बिमल पटेल, और ये है गुजरात के रहने वाला। तो ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आ गया है, लेकिन अब आपका क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे हो सकता है आपका यहाँ से क्वेश्चन बने कि नए संसद भवन का निर्माण कौन सा कंपनी किया है, तो ये क्या है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा किस प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण हुआ है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम फिर देखते हैं कि नए संसद भवन की विशेषता आखिर क्या है। इसका आकार त्रिकोणीय है, ये भी ध्यान रखना, इसका आकार त्रिकोणीय है। फिर है कि नए संसद भवन में 6 द्वार है, गज द्वार, अश्व द्वार, सरदुला द्वार, हमसा द्वार, गरुड़ द्वार, मकर द्वार। तो ये भी ध्यान रखिएगा 6 द्वार है नए संसद भवन में। फिर है कि संसद भवन में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। यानी ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नया संसद भवन जो बना है वो किससे मिलकर बना, यानी किससे बनाया गया है, तो ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बनाया गया है। और ये कहाँ से लाया था, तो ये राजस्थान से लाया गया था, इसको भी ध्यान रखना है। फिर चलिए हम आगे देखते हैं। फिर है कि संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है, यानी संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। फिर है कि राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना है और इसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है, इसको भी ध्यान रखना है। फिर आपका है कि नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधियों की बैठने की व्यवस्था है। अब कुल मिलाकर 1272 सीट
हो गए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बीपीएससी शिक्षक भर्ती में इस बार पूछा गया है, यानी आपके इस बार बीपीएससी शिक्षक भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नए संसद भवन में कुल सदस्य कितने होंगे, तो 1272 बैठ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हो सकता है आपका एग्जाम में कि इस बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कि लोकसभा में कितने सीट है, तो 888। तो याद रखिएगा नए संसद भवन में लोकसभा में 888 सदस्य और राज्यसभा में 384 सदस्य इन्हें बैठ सकता है, यानी लोकसभा में 888 सदस्य और राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकता है। तो बात करें कुल मिलाकर तो 1272 सीट हो गया है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखिए। 888 लोकसभा और राज्यसभा में 384 और दोनों को ऐड करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 1272। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इससे आप ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नंदी के साथ पवित्र सेगोल की स्थापना की है। सेगोल की हिंदी में यानी सेगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आपका बनेगा कि ये जो सेगोल यानी जो लोकसभा स्थापित किया गया है ये किस साम्राज्य में यानी किस साम्राज्य से चलते आ रहा है, तो ये चोल साम्राज्य से चलते आ रहा है। ठीक है, सेगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और ये तमिल संस्कृति का शान रहा है। इसको भी ध्यान रखना, ये तमिल संस्कृति से है और ये सेगोल का उपयोग सत्ता हस्तांतरण के पहचान के रूप में किया गया था। ये कर रहा है चोल साम्राज्य के समय से ही किया जा रहा है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, फिर आपका है कि यह राजदंड 5 फीट लंबा है और इसके शीर्ष पर नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। फिर आपका पॉइंट है कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, यानी लोकसभा का थीम क्या है, तो यह है लोकसभा का थीम है मोर पर आधारित है। वही राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। इसको भी ध्यान रखना है। तो लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है ये राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, वही राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद परिषद में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। इसको भी ध्यान रखना है। फिर हम चलिए आगे देखते हैं। ये है आपका जाति आधारित जनगणना, यानी जाति आधारित गणना। जनगणना हम नहीं कहेंगे क्योंकि जनगणना करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का है। याद रखिएगा जनगणना जो है ये केंद्र सरकार का विषय है, इसीलिए हम इसे जनगणना नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे जाति आधारित गणना। तो जनगणना और गणना में अंतर है। ठीक है, तो ये है जाति आधारित गणना। चलिए हम देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पॉइंट है कि बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना रिपोर्ट की जारी की है। इस गणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट आपका ये है कि यानी बिहार की अभी कुल जनसंख्या 13.7 करोड़ है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि यह रिपोर्ट कब प्रकाशित किया, तो 2 अक्टूबर 2023 को, यानी गांधी जयंती के अवसर पर यह रिपोर्ट प्रकाशित किया है। उसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ है। इसे आप याद रखिएगा। फिर आपका है कि सर्वेक्षण के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी 36.1% है। ये सबसे अधिक है बिहार में, ईबीसी 36.1% है। तो इस परसेंटेज को याद रखिएगा। हो सकता है आपका एग्जाम में यानी मैचिंग में ये क्वेश्चन आपका दे दे मैच करने के लिए। ठीक है, तो ईबीसी है 36.01% और पिछड़ा वर्ग यानी आपका बीसी है 27.12%। ठीक है, बीसी है 27.12%। अनुसूचित जाति यानी एससी है 19.65% और हम बात करें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का, तो एसटी है 1.68% और जनरल है 15.5%। तो इस सभी परसेंटेज को आप ध्यान रखिए। हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से यानी मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ठीक है, तो याद रखिए ईबीसी में
36.01% है। पिछड़ा वर्ग यानी BC है 27.12%। अनुसूचित जाति यानी SC है 19.65% और ST है 1.68% और जनरल है 15.52%। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। फिर आपका है कि इस सर्वेक्षण के आधार पर बिहार सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में वंचित जातियों के लिए कोटा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया है। इसको भी ध्यान रखना है, 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया है और जिससे राज्य में कुल आरक्षण 75% हो जाएगा। यानी अब राज्य में कुल 75% आरक्षण हो जाएगा। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। फिर आपका है कि बिहार सरकार ने कहा कि यह पूर्ण पैमाने पर जनगणना नहीं बल्कि यह एक सामाजिक सर्वेक्षण है। यानी बिहार सरकार ने कहा था कि यह जनगणना नहीं है, यह एक सामाजिक सर्वेक्षण है। ठीक है, फिर है कि अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ का विषय कराए। अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना यह एक संघ का विषय यानी कहा जाए तो ये है केंद्र सरकार का विषय है। जनगणना अनुच्छेद 246 के तहत यह केंद्र सरकार का विषय है। यानी इस पर जनगणना सिर्फ केंद्र सरकार करवा सकते हैं, राज्य सरकार नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए राज्य सरकार ने कहा कि यह जनगणना नहीं है बल्कि एक सर्वेक्षण है, इसीलिए इसे किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना एक संघ सूची का विषय है। चलिए हम कुछ पृष्ठभूमि इसका देखते हैं। ठीक, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आने का चांस है। देखिए, इसका पृष्ठभूमि है कि आखिरी बार जाति आधारित जनगणना के रूप में जो जनगणना हुआ था यह 1931 में हुआ था। यानी आखिरी बार जाति आधारित जनगणना 1931 में किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए 1931 है तो ये अंग्रेजों के समय हुआ था। यानी पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुआ था, ये आपका अंग्रेजों के समय हुआ था। ठीक है, फिर है कि आज़ादी के बाद 2011 में सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई, लेकिन जातिगत आंकड़ों की जारी नहीं किए गए। यानी देखिए 2011 में भी इसका सर्वेक्षण हुआ था, ठीक, इसका गणना हुआ था, लेकिन यह जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। फिर है कि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग यानी मंडल आयोग, जिसका गठन किया था 1979 में और ये 1980 में अपना प्रतिवेदन यानी अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया था और 1990 में इसे लागू किया गया था। उसने भी अनुमान लगाया था कि ओबीसी की आबादी 52% है। कहने का अर्थ यह हुआ कि जो मंडल आयोग थे तो मंडल आयोग भी इन्हीं ओबीसी का अनुमान लगाया था कि ये 52% है। ठीक है, उसको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मंडल आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1979 में हुआ था और इसने अपना रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत किया था और मंडल आयोग का सिफारिश 1990 में लागू किया गया था। इसको भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपका ये टॉपिक खत्म हुआ। अब है आपका इजराइल हमास युद्ध, जो आपका अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इजराइल हमास युद्ध। चलिए हम देखते हैं। इसमें पॉइंट आपका है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया। देखिए, ये ऑपरेशन आपको ध्यान रखना है कि हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया है। यहाँ से 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला डेट कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया है। दूसरी बात आपको जो ऑपरेशन है, इसको भी ध्यान रखना है, किस ऑपरेशन के तहत हमला किया है, तो ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमास ने हमला किया है। फिर देखिए, फिर आपका है कि ऑपरेशन आयरन शोल्डर्स, क्या है, ऑपरेशन आयरन शोल्डर्स के तहत इजराइल ने जवाबी हमला किया है। अब इसको भी ध्यान रखना है कि इजराइल ने किस ऑपरेशन के तहत वह हमास पर हमला किया है, तो याद रखिएगा ऑपरेशन आयरन स्वेयर्स के अनुसार। ठीक है, ऑपरेशन आयरन स्वेयर्स के तहत इजराइल ने जवाबी हमला किया है, इसको भी ध्यान रखना है। फिर है कि भारत ने इजराइल से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया है। ये तो महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चालू किया था, तो ये अभियान चलाया था ऑपरेशन अजय। तो याद रखना
ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को निकाला गया है ऑपरेशन अजय के तहत। फिर है कि हमास या इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना 1987 में कार्यकर्ता अहमद यासीन द्वारा गाजा में की गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, हमास का स्थापना 1987 में कार्यकर्ता अहमद यासीन द्वारा गाजा में की गई थी। चलिए इससे संबंधित कुछ तथ्य है, इसे भी देख लेते हैं। ये तथ्य है कि इजराइल 1948 में स्वतंत्र हुआ। ये भी ध्यान रखना है कि इजराइल 1948 में स्वतंत्र हुआ। फिर है कि अरब इजराइल युद्ध 1948 में हुआ। फिर है स्वेज नहर संकट 1956 में हुआ है। फिर है 6 दिवसीय युद्ध 1967 में हुआ है। ठीक है। फिर आपका है कि ओस्लो समझौता 1993 में 2 राज्य समाधान का क्रियान्वयन है। फिर आपका है, ये इम्पोर्टेंट है, अब्राहिम समझौता जो 2020 में हुआ था, यह इजराइल यूएई बहरीन के बीच शांति समझौता था। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि अब्राहिम समझौता जो 2020 में हुआ था, ये किन के बीच हुआ था? तो ये इजराइल यूएई और बहरीन के बीच हुआ था। इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ से आपका टॉपिक है नोबेल पुरस्कार विजेता 2023। देखिए यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का चांस है। तो चलिए हम देखते हैं कि किसको किन क्षेत्रों में नोबेल प्राइज मिला है। देखिए पहला आपका है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तो किसको मिला है? ये मिला है पियरे ऑगस्टिनी को, फिर है फ्रैंक क्रॉज को, फिर है एनी एल विलियर को। ठीक है, तो ये तीनों नाम याद रखिए, इस तीनों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। क्यों मिला है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि आखिर इसे फिजिक्स का नोबेल प्राइज क्यों मिला है। तो इसे मिला है पदार्थों में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एक्टोसेकेंड प्लस उत्पन्न करने की तरीका को खोज करने के लिए। तो इसको भी ध्यान रखना है कि आखिर क्यों इसे नोबेल प्राइज मिला है। फिर आपका है साहित्य, यानी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो यह मिला है जॉन ओलाव फॉस को, जो नॉर्वे के रहने वाले हैं। तो यहाँ देखिएगा, जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है जॉन ओलाव फॉस को, जो नॉर्वे के रहने वाला है। ऐसे क्यों मिला है तो ये भी देखिए, आखिर इसे साहित्य का नोबेल प्राइज क्यों मिला है? तो नाटकों और गद्य के माध्यम से अनकही की आवाज़ बताने के लिए, यानी नाटकों और गद्य के माध्यम से अनकही की आवाज़ बताने के लिए। ठीक, यह भी ध्यान रखना है। फिर आपका है रसायन का नोबेल प्राइज, यानी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे नोबेल प्राइज मिला है? तो ये मिला है मॉगी जी वाकेंडी, जो फ्रांस के रहने वाला है। फिर है लुइस ई ब्रस, अमेरिका का रहने वाला है। फिर है अलेक्सी आई एक्कीमोव, यानी इसे रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। तो 3 व्यक्ति को यानी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। इसे क्यों मिला है ये भी देखिए कि आखिर इसे नोबेल प्राइज क्यों मिला है। ये मिला है क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए इसे यानी रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। फिर आपका है चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी 2 आदमी को नोबेल प्राइज दिया है। ये दिया है कैटालीन कारिको और है ड्रू विशमैन। क्या है? ड्रू विशमैन को। तो इन दोनों को यानी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। क्यों दिया है ये भी इम्पोर्टेंट है, चलिए देखते हैं क्यों दिया है। तो कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीके के विकास के लिए, यानी कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीके के विकास के लिए न्यूक्लियोड वसे संशोधन से संबंधित खोज के लिए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए आखिर क्यों इसे नोबेल प्राइज दिया गया है। अब है आपका शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। तो शांति के क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज मिला है? ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को, जो ईरान के रहने वाली है। तो याद रखिएगा, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है नरगिस मोहम्मदी को, जो ईरान की रहने वाली है। क्यों मिला है? तो चलिए हम देखते हैं आखिर क्यों मिला है। इसे मिला है ईरान में महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की बढ़ावा देने के क्षेत्र में। इसे भी ध्यान रखना है कि आखिर क्यों इसे नोबेल प्राइज दिया गया है। फिर आपका है ये है आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में
नोबेल प्राइज़ मिला है क्लाउडीन गोल्डिन को मिला है, जो अमेरिका के रहने वाले, ठीक है। फिर देखिए क्यों मिला है, ये मिला है महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो देखिए आपको ऐसे तो याद होगा नहीं। अब देखिए आपको हम इसका पीडीएफ आपको हम इसके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको आप सही ढंग से आप सभी को याद करने का कोशिश कीजिएगा और इसे आप याद कीजिएगा। देखिए याद तो 100% नहीं होगा, लेकिन आप कुछ न कुछ ट्रिक लगाकर इसे याद कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में सिर्फ ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इससे इसका पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप सर्च कीजिए न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, तो आपको इसके टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी हम क्लास करवाते हैं सबका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड करते हैं, यहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब है आपका एशिया खेल, ठीक है, एशियाई खेल जो अभी आपका चीन में हुआ है हाल ही में। तो हम देखते हैं 19वें एशियाई खेल, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए पॉइंट देखते हैं हम कि एशियाई खेलों का 19वां संस्करण चीन के हांगझोउ में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। ये इम्पोर्टेंट है आपको कि 19वां संस्करण एशियाई खेलों का 19वां संस्करण कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है चीन के हांगझोउ शहर में, ठीक है, हांगझोउ शहर में, इससे ध्यान रखिएगा। फिर आपका है दूसरा पॉइंट कि इतिहास में पहली बार भारत ने 100 पदों का आंकड़ा पार करते हुए कुल 107 पदक अपने नाम किए, और यह पहली बार हुआ कि जब भारत ने एशियाई खेलों में 20 से ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि भारत पहली बार 100 से प्लस पदक जीते हैं और कुल 107 पदक जीते हैं, ठीक है, 107 पदक जीते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फिर है कि एथलीट्स में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक 29 पदक जीते हैं, यानी सबसे अधिक पदक एथलीट्स में जीते हैं, और उसमें 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल है, यानी 29 पदक सबसे अधिक एथलीट्स में जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल है। फिर आपका है कि घुड़सवारी की टीम ड्रेसेज स्पर्धा में भारत ने 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीती, और वही व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को पहला पदक भी मिला। याद रखिएगा घुड़सवारी में भारत ने 41 साल के बाद पहला स्वर्ण पदक जीता है, यानी 41 साल के बाद भारत ने स्वर्ण पदक जीता है घुड़सवारी क्षेत्र में, ठीक है, और ये भारत को पहला पदक मिला, यानी व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को पहला पदक मिला है। फिर पॉइंट है कि इस एशियाई खेल में दो नए खेल ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग को शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा ये भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 19वें एशियाई खेल में पहली बार 2 गेम को शामिल किया गया था। यह खेल है ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग, यानी ई स्पोर्ट और ब्रेक डांसिंग को पहली बार 19वें एशियाई खेल में शामिल किया गया, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं पदक तालिका, यानी पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए भारत का चौथा स्थान है पदक तालिका में। तो प्रथम में किसका है इसको भी ध्यान रखिए। तो पहला स्थान पर चीन रहा है, दूसरा स्थान पर जापान रहा है, तीसरा स्थान पर दक्षिण कोरिया रहा है, और चौथा स्थान पर भारत रहा है। तो देखिए चीन का आपको टोटल पदक नहीं याद करना है, सिर्फ आप याद रखिए स्वर्ण पदक। तो चीन ने टोटल 201 स्वर्ण पदक जीता है, और ये पहला स्थान पर रहा है। दूसरा स्थान पर जापान ने 52 स्वर्ण पदक जीता है, दूसरे स्थान प्राप्त किया है, और दक्षिण कोरिया ने 42 पदक जीता है, और ये तीसरा स्थान प्राप्त किया है, और भारत ने कुल 28 स्वर्ण पदक जीता है, और ये चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए भारत में सभी पदक को आप याद रखिए कि भारत ने कुल स्वर्ण पदक 28 को जीता है, और रजत पदक 38 को जीता है, और ब्रॉन्ज पदक 41 को जीता है, यानी गोल्ड मेडल 28 को, सिल्वर मेडल 38 को,
और ब्रॉन्ज मेडल 41 को जीता है और टोटल 107 पदक भारत ने जीता है और ये भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो भारत 28 स्वर्ण पदक जीता है, इसमें हम 10 ऐड कर देंगे तो 38 हो जाएगा सिल्वर और 38 के बाद 41 हो जाएगा आपका ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, टोटल हो जाएगा 107। तो याद करिए 28, 38, 41 और टोटल 107, ऐसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये था आपका एशियाई खेल। अब देखेंगे, देखिए एशियाई खेल में जो स्वर्ण पदक जीता है, ये टोटल स्वर्ण पदक जो जीता है 28 को स्वर्ण पदक जो जीता है, इसका आपको यहाँ पर नाम दिया है और किस खेल से संबंधित है ये भी आपको दिया गया है। तो सब तो याद करना आसान नहीं है, लेकिन आप जो इसमें इम्पोर्टेंट है इससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं। जैसे है कि पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स में स्वर्ण पदक जीता है, फिर है महिला T20 क्रिकेट में, यानी महिला T20 क्रिकेट में भी स्वर्ण पदक जीता है और पुरुष क्रिकेट टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आपके एग्जाम में हो सकता है यहाँ से प्रश्न आए तो आप सही कर सकें, ठीक है। तो याद तो आपको 100% यहाँ से नहीं होगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है इसे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसको हम PDF आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड करके सही से आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका है यहाँ पर आपका है यह पैरा एशियाई खेल, ठीक है, पैरा एशियाई खेल है। तो चौथा पैरा एशियाई खेल था जिसका आयोजन यही चीन के हांगझू शहर में किया गया, ठीक है, और ये 22 से 28 अक्टूबर के बीच किया गया है, इसे भी ध्यान रखना है। देखिए आपका पॉइंट है कि पैरा एशियाई खेल में अब तक के इतिहास में 111 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत 23 खेलों में 17 खेल स्पर्धा में भाग लिया है। अब ध्यान रखिए कि भारत पैरा एशियाई खेल में टोटल 111 पदक जीता है, जबकि हम देखे थे कि एशियाई खेल में भारत ने कुल 107 पदक जीता था, लेकिन पैरा एशियाई खेल में भारत ने इससे भी अधिक 111 पदक जीता है, इससे आप ध्यान रखिएगा। फिर हम चलिए आगे देखते हैं। आपको यहाँ पर नाम दिया गया है कि किसने यानी किस खेल में पदक जीता है। तो ये लेकिन आपका पैरा एशियाई खेल से नहीं है, ये आपका 19वां एशियाई खेल से संबंधित है, यानी स्वर्ण पदक किसने जीता है, ठीक है। तो इस लिस्ट को आप एक बार देख लीजिएगा। ऐसे सभी को याद करना आसान नहीं है, लेकिन आप इसे यानी एक बार देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका 19वां एशियाई खेल से है, ध्यान रखना, ये पैरा एशियाई खेल का नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसके नीचे देखते हैं क्या है। इसके नीचे आपका है 4th एशियन गेम्स, यानी जो आपका पैरा एशियन गेम हुआ, इसका ये आपका चौथा एशियन गेम था, पैरा एशियन गेम। उसमें देखिए आपका पदक तालिका क्या है। तो प्रथम स्थान आपका चीन का रहा था जो 214 स्वर्ण पदक जीता है। दूसरा स्थान ईरान का रहा है जो टोटल 44 स्वर्ण पदक जीता है, और जापान का तीसरा स्थान रहा है 42 पदक जीता है, और भारत ने स्वर्ण पदक 29 को जीता है। इस तरह से आपका भारत का चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद करना आसान है आपका। देखिए 19वां एशियाई खेल में भी भारत को चौथा स्थान प्राप्त है, और चौथा पैरा एशियन गेम्स में भी भारत को चौथा स्थान ही प्राप्त हुआ है। लेकिन आपको इसका क्रम ध्यान रखना है, ठीक है, क्रम ध्यान रखिए। सबसे अधिक चीन जीता है, उसके बाद ईरान जीता है, उसके बाद जापान है, और उसके बाद आपका भारत का स्थान आता है। तो क्रम भी आप ध्यान रखिए, आपके एग्जाम में क्रम भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये तो आप ध्यान नहीं रखिए कि टोटल पदक तो 111 जीता है भारत ने, लेकिन कितने स्वर्ण जीता है, तो 29 स्वर्ण पदक जीता है, 31 सिल्वर जीता है, और 51 को ब्रॉन्ज जीता है। तो इसको भी ध्यान रखना है, 29, 31, 51 टोटल 111, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो ये था आपका महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से आपके एग्जाम में करेंट अफेयर का क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए आपको हम एक वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करवा दिए हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने का अधिक चांस है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए जिससे और भी स्टूडेंट इसे
पढ़ सके। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।